हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अंडर इलेक्ट्रिक हीटिंग, दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, ठीक, या नॉन मेटालिक मटेरियल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो इन डाइलेक्ट्रिक को हीट करने में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जब भी हम किसी नॉन मेटालिक मटेरियल लाइक इंसुलेटर, ठीक है, नॉन मेटालिक मटेरियल को हम इंसुलेटर बोल सकते हैं या डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, वुड हो गया, प्लास्टिक, ग्लासेस, ठीक है। तो इनको जब हम हाई वोल्टेज या एसी वोल्टेज जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं इन नॉन मेटालिक मटेरियल्स में, तो इनमें जो एटम्स रहता है, ठीक है, हर एक मटेरियल में एटम से मिलकर बना है। तो हर एक जो एटम प्रेजेंट है, तो इनमें कुछ जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आएगा। तो नॉन मेटालिक मटेरियल के एटम्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, इनके बीच स्ट्रेस अकर होता है। एंड इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से इंटर एटमिक फ्रिक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। इन दो एटम्स के बीच में इंटर एटमिक फ्रिक्शंस यहाँ पर अकर होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर एटमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हर एक जो एटम्स है, दोनों के बीच में दो मल्टीपल एटम्स के बीच में इंटर एटमिक फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से रिपीटेड डिफॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा एटम्स है वो पोलराइज हो जाएगा। हम यहाँ पर फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके का केस आता है, जब हम लोग सप्लाई देते हैं ये नॉन मेटालिक मटेरियल्स या डाइलेक्ट्रिक्स को, तो एटम के बीच में स्ट्रेस अकर होता है एंड इसके वजह से डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर एटम्स के बीच में फ्रिक्शन अकर होगा एंड फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट डेवलप होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे इन जनरल भी किसी चीज़ के बीच में, दो चीज़ के बीच में फ्रिक्शन कराते हैं, तो आपको थोड़ा सा हीट फील होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, नॉन मेटालिक मटेरियल्स में, तो यहाँ पर उसी के इक्विवेलेंट हमको लार्ज अमाउंट में हीट भी मिलता है फ्रिक्शन अकर होने के बाद। तो इनिशियली हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनिशियली जो हमारा कोई भी एटम होता है, वेदर इट इज़ मेटालिक और नॉन मेटालिक, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, कोई किसी भी मटेरियल का एटम हो, तो वो इनिशियली न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज भी अटैच्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ आपका नेगेटिव चार्ज अटैच्ड रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड रहेगा। तो इस तरीके से जो कंप्लीट एटम होता है ये हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट केस आएगा जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम पॉजिटिव नेगेटिव हम सप्लाई जैसे देंगे, तो इनिशियली जब ये न्यूट्रल थे, तो देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है दोनों कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जब हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इन एटम्स के बीच में स्ट्रेस अकर होता है एंड स्ट्रेस की वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर सेम चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, और अपोजिट है तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर मूवमेंट होता है एटम्स का, चार्जेस का। एंड ये जो ये इनिशियली जो इस तरीके से आपका चार्ज था, हर एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव अटैच था, तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई या हाई वोल्टेज देते हैं तो ये दोनों चार्जेस डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिटैच हो गए। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर गए इन केस, तो ये इस तरीके का डाइपोल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो ये जो डाइपोल हमारे
एटम्स के बीच में क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग P इज टू Q इंटू डी लिख सकते हैं, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट, Q इज चार्ज एंड D इज डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से पोलराइज्ड फॉर्म में हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये सारा फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस तरीके का फिनोमिना, इसको हम लोग इस तरीके से अगेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था एंड यहाँ पर डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हो गया है। ठीक है, मल्टीपल डाइपोल्स यहाँ पर आ गए। अब इन दोनों ऑपोजिट साइड्स में अगर हम सप्लाई से कनेक्ट कर दें और यहाँ पर AC सप्लाई अप्लाई करें, ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा कंप्लीट जो था बीच में, ये डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक पार्ट है एंड ये जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है, ये हमारा पैरेलल प्लेट की तरह काम करेगा। तो ये पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स कि कैपेसिटिव इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही हम लोग इसको सप्लाई देंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक में ये कैपेसिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिला एंड साथ ही साथ इस डाइलेक्ट्रिक का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो इस वजह से ये जो हमारा मेन करंट जो आ रहा है, जो सप्लाई से आ रहा है, ये सप्लाई करंट हमारा कैपेसिटिव करंट एंड रेजिस्टिव करंट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दो कंपोनेंट यहाँ ये जो हमारा सप्लाई करंट है ये कंस्टिट्यूट करेगा। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है एंड कैपेसिटेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को लीड कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका फेज़र डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फेज़र डायग्राम दिख रहा है। जैसे हमारा ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं आई को। ठीक है, एक आपका हो जाएगा IC। ठीक है, ये IC आपका जाएगा साइन, अगर हम फाई ले लें, ठीक है, साइन डेल ले लें एंड ये आपका IR जो एंगल बना रहा है, सॉरी ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन सप्लाई करंट है ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इस तरीके से हम लोग, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट जाता है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। तो इस वजह से हमने 90 डिग्री इस फेज़ में हमने IC को ड्रॉ किया है एंड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जाता है वो सप्लाई के फेज़ में होता है। तो इस वजह से IR इसी डायरेक्शन में, वोल्टेज के ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम मेथड से, तो ये हमें यहाँ पर सप्लाई करंट I मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल हमें जो लॉस मिलने वाला है, यानी कि जो हीट के फॉर्म में मिलेगा, वो जितना पावर लॉस होगा, ठीक है, जितना फ्रिक्शन के टाइम में जितना पावर लॉस होगा या रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जितना ड्रॉप होगा, वही हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा एंड उसी के इक्विवेलेंट हमें हीट भी मिलेगा। ठीक है, तो इस हीट को या फिर इस लॉस को हम लिख सकते हैं, ये हम सिंगल फेज़ यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, तो सब सिंगल फेज़ के लिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi। ठीक है, तो इस I cos phi को हम IR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम फेज़र डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम IR से IC से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया IR tan डेल का टर्म। सॉरी, यहाँ पर IR हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इस IR को हमने रहने दिया है और ये हमने VIC बाई IC इंटू R, ठीक है, ये हो गया। अब इस IC बाई IR बाई IC को हम फेज़र डायग्राम से अगेन हम tan डेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर V आ जाएगा, आपका IC का टर्म रह जाएगा और IR बाई IC को हम यहाँ पर tan डेल से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास टर्म आ गया VIC tan डेल। अगेन हम इस IC को, ठीक है, ये IC है यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस का करंट, तो इससे हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रिएक्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है
एंड अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन हम इस XC को लिख सकते हैं 1/XC को लिख सकते हैं 1/ωc, ठीक है। तो इस XC की जगह पे जब हम 1/ω से पुट करेंगे तो ये वाला टर्म आपको v²ωc tan के टर्म में मिल जाएगा। अगेन हम इस कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो कि होता है ε0 εr × A/d एंड ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे 2πf से। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल पावर लॉस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, इतना वाट में। तो इस तरीके से हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जितना पावर लॉस हमें मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू दिस मच एंड इसी के इक्विवेलेंट हमें हीट भी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में कैपेसिटिव इफेक्ट अकर होता है एंड उसके अक्रॉस का जो पावर लॉस होगा वो हम कंसिडर करते हैं इक्विवेलेंट टू हीट। तो इस तरीके से इस हीट का फिर हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो पावर लॉस है ये v² यानी जितना ज़्यादा सप्लाई हम लोग देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है, इनपुट वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा पावर लॉस उतना होगा। साथ ही साथ ये फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, तो फ्रीक्वेंसी भी जितना ज़्यादा होगा सप्लाई का तो हीट जो मिलने वाला है आउटपुट वो भी हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। हीटिंग यानी कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके हीटिंग प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग में दैट इज़ एडी करेंट हीटिंग। तो एडी करेंट हीटिंग हमने इंडक्शन हीटिंग में इसका सिग्निफिकेंस देखा था एडी करेंट का, कि इंडक्शन हीटिंग में कैसे एडी करेंट की वजह से हमारा लॉसेस आ रहा था। तो इसमें बेसिकली हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, एंड इस कंडक्टर को हम कॉइल से इस तरीके से वाइंडिंग कर देते हैं। ये हमने एक मेटल ले लिया या फिर जिस मटेरियल को हमें हीट करना है एंड इसे हम चारों तरफ से इस तरीके से वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, कॉइल से लपेट देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा कॉइल का टर्म आ गया, इस कॉइल में हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे वोल्टेज के टर्म में। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू करेगा, ठीक है, इस कॉइल में आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एंड सिंस ये आपका जो मेटल है या फिर जो मटेरियल है जिससे हमें हीट करना है वो भी हमारा मेटालिक मटेरियल का है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मटेरियल में भी, जिस मटेरियल को हमें हीट करना है वो भी आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब कंडक्टर, ये है आपका कंडक्टर, ठीक है, कॉइल, तो कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जो होता है, तो इसके वजह से आपके मेटल में भी हीट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिस चार्ज को हमें हीट करना है या जिस मटेरियल को हमें हीट करना था उसमें भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वही उसी करंट को हम कहते हैं एडी करंट, ठीक है। एंड उस एडी करंट की वजह से जब मेटल में आपका करंट फ्लो होना शुरू होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से वो उसमें कुछ ड्रॉप्स होंगे, ठीक है, एंड वो ड्रॉप हीट के टर्म में रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से एडी करंट का यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग पर्पस, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस हीटिंग देखा जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते थे, ठीक है, रेजिस्टिव मटेरियल को लेकर, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, एंड फाइनली हमारा ये एडी करंट हीटिंग था जिसे हम इंडक्शन हीटिंग भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि करंट हमने किसी और में फ़्लो कराया था बट इंडक्शन प्रोसेस से आपका चार्ज जिसे हमें हीट करना था उसमें भी करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसे हम इंडक्शन हीटिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे मूव करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेल्डिंग प्रोसेस। So thank you everyone.